मान लीजिए कि हमें दो चीज़ों को लेके चलना है। तो अब हमने देखा है कि पेरेंटल क्रॉस करा रहे हैं, पेरेंटल क्रॉस, और उसमें पेरेंटल फिनोटाइप। तो मैं एक ऐसा प्लांट ले रहा हूं कि जो टॉल है और उसमें राउंड सीड है, और दूसरा कैसा ले रहा हूं, ड्वार्फ, और उसकी सीड कैसी है, रिंकल्ड। तो पेरेंटल जीनोटाइप इसका क्या होगा, पेरेंटल जीनोटाइप क्योंकि टॉल है और राउंड है तो आर हो गया। रिंकल्ड को क्या लिखोगे बताओ, राउंड है, स्मॉल आर। तो हाँ बोलिए। स्मॉल टी हमने यहाँ पर जो है होमोजाइगस पेयर लिए हैं, होमोजाइगस स्टेट्स हैं ये, तो इसलिए जब भी पेरेंटल क्रॉस कराते हैं उसमें प्योर ब्लड लिया जाता है। अब इसके बाद जब इनके जीनोटाइप बन गए हैं तो इनके गेमीट बनाइए, तो ये पेरेंटल गेमीट कहलाएंगे। पेरेंटल गेमीट टीआर हैं, और इसके टीआर और टीआर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होंगे उनका बंटवारा होगा। अब सिर्फ उनमें कितना हो जाएगा, एन क्रोमोसोम रह जाएंगे, आधे, पेयर में तो नहीं रह जाएंगे। फिर अब जब इनके गेमीट बन गए हैं तो इनका आप क्या कराओगे, क्रॉसिंग ओवर। यस सर। और क्रॉसिंग ओवर में भी क्या कराओगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस क्योंकि ये दोनों अलग अलग होमोजाइगस स्टेट्स हैं तो इसलिए इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में इसके साथ इसका एरो कुछ लोग नहीं बना रहे हैं, और इसके साथ इसका, इस दोनों, और फिर इसके साथ इसका, और फिर इसके साथ सर एरो बनाना जरूरी होता है? एरो बनाना जरूरी होता है? हाँ, सर ऐसी लाइन से नहीं हो जाएगा? नहीं। अब इसके साथ जब इन दोनों का आपस में क्या किया गया सर क्रॉस, ठीक है, क्रॉसिंग कराई गई या फर्टिलाइजेशन कराया गया या निषेचन कराया गया, तो उसके पश्चात F1 जनरेशन हुई। तो F1 का क्या आएगा, जीनोटाइप। F1 जीनोटाइप में क्या आ जाएगा, जरा देखो तो इसमें TTRR, TT, यहाँ भी देखो TTRR, TT, और ये TTRR। अब ये F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, दिखने में कैसे लगेंगे, इनकी शक्ल सूरत कैसी होगी, फिनोटाइप। तो ऑल टॉल राउंड, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सो अब इसकी रिपोर्ट क्या हुई, ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर हेटेरोजाइगस टॉल, एंड, और उनके पॉड क्या है, तो राउंड पॉड है ना, राउंड पी पॉड विद जीनोटाइप TTRR। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या कराओगे, ये तो मैंने जो भी कराया था पेरेंटल क्रॉस में होमोजाइगस लिया था, तो होमोजाइगस ट्रेट्स ले लिए थे, होमोजाइगस भी लिख लें बस, जो भी जीन है ना वो होमोजाइगस है, फैक्टर्स ले लो या जीन ले लो। अब देखो हम क्या कराएंगे, F1 क्रॉस में क्या कराएंगे, ये जो चीज है बस इसी को ले लेंगे। तो F1 जीनोटाइप क्या होगा, क्या TTRR होगा। अच्छा ये सभी रहेंगे तो TTR और R, जब इनको सेंट्रियोल स्पिंडल से अपनी ओर खींचेगा तो एक इसमें से ले लेगा और एक इसमें से, क्योंकि ये तो मियोसिस है, और ये इधर आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये देखता हूं कि
टी आर बन सकता है, और दूसरी क्या संभावना है, स्मॉल टी स्मॉल आर। एक ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जब ये स्पिंडल अपनी ओर खींचें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस टी के साथ ये ले लें और इसके साथ ये ले लें, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या लेंगे बताओ, और इसके साथ लेंगे तो क्या ले लेंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर। तो 4 तरीके के हैप्लॉइडिक गेमीट बन सकते हैं जिनमें आधे क्रोमोसोम होंगे। तो ये किसके गेमीट बने, अच्छा F1 जीनोटाइप है, तो F1 का फिनोटाइप क्या है, दैट इज टॉल राउंड। बोलो बात समझ में आई, टॉल राउंड हुआ। और ये क्या हुआ बताइए, F1 के गेमीट्स हो गए। अब इन गेमीट्स का क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए आप क्या करोगे, पुनेट स्क्वायर बना लें। तो पुनेट स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये चीज है। तो यहां लिख लें क्रॉसिंग ओवर, और जो क्रॉसिंग ओवर है वो कैसा है, क्या सेल्फ पॉलिनेशन है। और टी आर कैपिटल टी आर स्मॉल टी आर, ठीक है। अच्छा ये जो रिसेसिव है ये मैं सबसे बाद में लिखता हूं जिससे कि थोड़ा ठीक रहे। करने को तो कहीं भी लिखा जा सकता है लेकिन ऐसे लिखा जाता है। ये है ना रिसेसिव, दोनों रिसेसिव, एक ही है इसका तो यही आ जाएगा। तो टी आर दोनों डोमिनेंट सबसे पहले, फिर टी आर और फिर उसके बाद, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ऐसे लिखने से ठीक है, एक ऑर्डर हो जाता है टी टी, फिर इसके बाद क्या है स्मॉल टी कैपिटल आर। समझ में आई कि नहीं, लिखने का एक थोड़ा अरेंज हो जाता है। अब ये देखो इसको इसके साथ लोगे तो क्या आएगा, टी टी आर आर, इसको लोगे और ये टी टी, इसको इसके साथ लोगे टी टी आर आर। यहाँ पे देखिए ये लो और ये लो, तो टी टी यहाँ पर टी टी स्मॉल आर, यहाँ पे आइए तो टी टी आर आर, फिर यहाँ पर टी टी स्मॉल आर, यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर आ जाइए कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, फिर इधर आइए टी टी आर आर, फिर टी टी आर आर, और आगे आइए टी टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ टी टी स्मॉल आर, देन टी टी आर आर, और फिर इसके बाद टी टी आर आर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इनके जो भी कलर है उनको लिखते हैं, इनके कलर कैसे हैं। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, टी का मतलब क्या है कि एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स हैं आपस में पॉलिनेट करें तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। चाहे उसी के फूल के ही पॉलन उसी पे गिर जाए या 2 फ्लावर के गिरे, और अगर डिफरेंट प्लांट्स के करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। टी क्या होता है, क्या ये टॉल होगा, ये सब टॉल है, ये भी टॉल है, ये ये क्या है, डॉफ, ये डॉफ। तो जो डॉफ है ना उसको रेड से नहीं लिखेंगे, डॉफ को हम दूसरे कलर से लिखेंगे, तो जिससे कि हमें पता चल सके ये डॉफ है, डॉफ। और कौन सा डॉफ है, इसके साइड वाला डॉफ। और बाकी सारे टॉल हैं, ये टॉल है, ये भी टॉल है। अब हम देखेंगे इसमें राउंड कौन सा है। नाउ
ये राउंड है, ठीक है, ये भी राउंड है, ये राउंड राउंड। ये कैसा है? रिंकल को हम किसी और कलर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखते हैं रिंकल, और रिंकल्ड और कौन सा है बताइए? और भी कोई रिंकल्ड है कि नहीं पता? ये और कौन सा है? लास्ट रिंकल्ड, ठीक है। बाकी देखो राउंड कौन कौन से बन रहे हैं? राउंड 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 और सर वहाँ पे सर एक और wrinkle होगा, पे राउंड लिखा हुआ सर है। रिंकल होगा सर, राउंड वो लिखा है। सेकंड के सेकंड वाला रिंकल होगा। यस सर, कौन सा? सेकंड के सेकंड वाला। यस सर। इसको रिंकल्ड लिखो। इतनी बात समझ आ गई? अब हमारे पास ये बताओ कि टॉल राउंड कितने हैं, जरा काउंट करो। 9 सो टॉल राउंड, फिर टॉल रिंकल्ड भी काउंट करिएगा, 4, और फिर इसके बाद डॉफ राउंड और डॉफ रिंकल्ड। तो इट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कितने हुए? टॉल राउंड कितने हैं? सर 9 9 हो गए ना, Yes, sir. रेड ब्लू वाले। और टॉल रिंकल्ड सर 3 मतलब टॉल लिखा और रिंकल्ड, ऐसे कितने दिख रहे हैं? टॉल रिंकल्ड टॉल रिंकल्ड, वही देखो, टॉल रिंकल्ड और टॉल रिंकल्ड 3 है। अच्छा ये बताइए डॉफ राउंड, सर, डॉफ राउंड डॉफ राउंड डॉफ राउंड, और ये बताइए कि डॉफ रिंकल्ड, सर 1 ये 1 हो गया। इतनी बात हो गई। ये जो मेरी टेबल है ये बताती है, इस टेबल, ये चीज नीचे लिखनी है, और ये टेबल है F1 ना हो के ये F2। F2 का क्या जीनोटाइप बता रहा है, एंड फिनोटाइप इसी में एलोकेटेड है, दोनों चीजें इसी में है ना। समझ आई बात कि नहीं? और ये क्या है? दिस इज रिपोर्ट। और एक और रिपोर्ट तैयार करो कि टॉल वर्सेस डॉफ, टॉल कितने हैं? 12 ओके, तो 12:4, क्या इसे 3:1 कहा जाए? और राउंड और रिंकल्ड में कितने हैं? ये भी 12:4, दैट इज 3:1। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो ये 3:1 हो गया। ओके, तो ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? when two traits have two pairs of each but बोलो। As the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously, the factor which determine the pair of traits are distributed independently in the gametes. रिपीट करो ईशान। हाँ सर, in the inheritance of more than one trait in a cross simultaneously, the factor determining each pair of trait is distributed independently to the gametes. ठीक है, आप घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स से ये मैसेज आया, बिल्कुल बंद कर दिया है, नहीं तो ये इतनी छोटी सी चीज आप ऐसे नहीं करते। और ये जो 40 मिनट हैं ये सृजन और सौम्या को एट्रीब्यूटेड हैं। जैसे कोई नहीं आएगा ना तो पहले हम उन्हीं के लिए पढ़ाएंगे, बाकी बच्चे चाहे ऐसे डंप बनकर बैठे रहें, तो क्योंकि वो नहीं आए हैं फिर वो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स हैं।
सर F1 क्रॉस मत करना। अब देखिए नाउ, ये तो बात हो गई कि हाउ डू द ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो there are in case of the chromosome, जो हमारे अंदर क्रोमोसोम है, तो आप देख लें कि आपके पास पूरा एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है जिसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम चार्ट। हाँ सर। तो इस तरीके से ह्यूमन जीनोम चार्ट आपके बना हुआ है, उसको कलर करके दिखाया गया है और ऐसे ऐसे करके जो लास्ट है तो वो क्या है, एक X है और एक Y। X क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा है और Y क्रोमोसोम छोटा है। वैसे भी X में ज्यादा लेंथ होती है और Y में कम लेंथ है कि नहीं, तो कम लेंथ है तो ये छोटा है। तो जो भी फीमेल होते हैं, ये जो 23rd पेयर है, ये बाकी कितने हैं बताइए? 22। तो 22 पेयर आर ऑटोजोम्स, ऑटोजोम। और 23rd पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम है। सो फीमेल कंटेन्स, जो फीमेल की जितनी भी सेल हैं, ठीक है, ऑल फीमेल सेल कंटेन्स, फीमेल की बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं, जो सोमा सेल्स हैं, दे ऑल कंटेन डबल एक्स क्रोमोसोम। जो डाइप्लॉइड सेल है, पूरी बॉडी में जितनी डाइप्लॉइड सेल है उनमें क्या है बताइए? डबल एक्स। यानी अगर मैं बात करूं तो फीमेल की सभी सेल, बाकी सेल तो ऐसे ऐसे होंगे और ये बाकी क्रोमोसोम ऐसे होंगे, लेकिन ये क्या है, ये कौन सा है? क्या ये एक्स है और ये क्या बताइए? वाई। तो ऐसे अगर हम चलते चले जाएं तो ये फीमेल में डबल एक्स होगा। और ये कहां पर होगा? क्या पूरी बॉडी में होगा? सोमा सेल, सोमा सेल, या इसी को क्या कह सकते हैं? स्टेम सेल। ये चीजें तो पूरी बॉडी में यही होगा। और अब अगर पूरी बॉडी के सेल से गेमीट बनेंगे तो उनमें क्या होगा बताइए? जब मियोसिस होगी तो सिर्फ एक्स ही रह जाएगा, तो उनकी ओवरी में क्या रह जाएगा? सिर्फ एक्स रह जाएगा। जबकि मेल में क्या होगा? मेल में दोनों होंगे। तो मेल में अगर मान लीजिए उनमें मियोसिस होती है तो क्या चीज होगी? ये एक्स है, एक्स लंबी होता है, वाई छोटा होता है, तो ये मेल में है। मेल में एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो अब अगर उनसे बनेंगे तो देख लीजिए, फीमेल ह्यूमन, तो फीमेल ह्यूमन कंटेन्स XX सेक्स क्रोमोसोम, while मेल ह्यूमन कंटेन, मेल ह्यूमन जो भी है उसमें XY क्रोमोसोम होंगे। अब जरा देखो कि जो भी इनका क्रॉसिंग ओवर देखो, तो मेल एंड फीमेल, तो अब इनका जो मेल और फीमेल है, इनका पेरेंटल, ये पेरेंट्स हैं, तो ये पेरेंटल क्या है बताइए? क्या यही फिनोटाइप है? बोलो। यस सर। पेरेंटल फिनोटाइप। और हम इनका क्या करा रहे हैं? क्या पेरेंटल क्रॉस करा रहे हैं? यस सर। पेरेंटल क्रॉस। अच्छा, इनमें मेल में क्या होगा बताइए? क्या एक्स और वाई होंगे? सही है। और इसमें क्या होगा बताओ? एक्स एक्स। अब ये चीज हो गई, क्या ये पेरेंटल जीनोटाइप है? बोलो।
पेरेंटल जीनोटाइप। और अब इनसे क्या बनेंगे, क्या गेमीट? तो फिनोटाइप तो मेल होगा। ये देखो फिनोटाइप मेल और फीमेल है, जैसे बाकी अपीयरेंस है वैसे जेंडर भी है। जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वही तो फिनोटाइप है। फिनोटाइप का क्या मतलब है? फिजिकल अपीयरेंस। उसका जीनोम क्या है? तो जीनोम चार्ट में बता रहा है कि भाई आपका जीनोटाइप XY और XX है। लेकिन जब उसके गेमीट बनेंगे तो इनको क्या कहेंगे बताइए? पेरेंटल गेमीट। ये किसके गेमीट है? पेरेंट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यही गेमीट्स तो पाए जाएंगे। तो अगर मेल है तो मेल के स्पर्म में क्या क्या पाया जा सकता है? या तो X पाया जा सकता है या फिर Y पाया जा सकता है। जबकि फीमेल के ओवा में क्या क्या पाया जा सकता है? तो ओवा में ये पाया जा सकता है। अब जरा देखो, इसे कहेंगे कि पेरेंटल गेमीट। और अब इनका क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में स्पर्म, ये तो नहीं है कि स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो इसलिए यहां पर देखो क्रॉसिंग ओवर में, तो क्रॉसिंग ओवर में और थोड़ा नीचे ले जाओ इसको, ये अभी देखो ये, तो X और X हो सकता है कि नहीं क्रॉसिंग ओवर में? तो क्या बनेगा बताओ? और फिर यही दूसरे के साथ भी कर सकता है, तो क्या बनेगा? देख लो XX बना कि नहीं? यदि मेल का Y क्रोमोसोम है तो Y वाला क्या करेगा बताओ? वो भी X के साथ कर सकता है, तो YX भी लिख सकते हो या XY। और अगर YX के साथ कर ले तो XY। तो 50% चांस क्या है? XX जो होता है वो क्या है बताइए? ये क्या बना? क्या ये जीनोटाइप ऑफ प्रोजीनी है? प्रोजीनी का मतलब बच्चे, तो प्रोजीनी जीनोटाइप, प्रोजीनी जीनोटाइप। और उसको क्या कहते हैं? अगर आप प्रोजीनी ना लिखना चाहें तो आपके पास एक छूट है, ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या मिला? सर F1 जनरेशन लिख सकते हैं। F1 जनरेशन लिख सकते हैं। अब उतनी जनरेशन का हम तो सिंपली एक जनरेशन की बात करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा तो वो हम उसमें देखेंगे। ये प्रोजीनी का क्या हुआ बताओ? जीनोटाइप। अब क्या लिखोगे? प्रोजीनी फिनोटाइप। फिनोटाइप ना लिखना चाहो तो जेंडर लिख सकते हो, बोलो जेंडर। इसी तरीके से पेरेंटल फिनोटाइप में फिनोटाइप ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? जेंडर लिख सकते हो। तो बोलो XX में क्या हुआ? फीमेल, फीमेल, फिर मेल, मेल। XY है तो मेल, क्योंकि मेल में दो, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के लिए कि क्या जेंडर है? फादर। लेकिन हमारा समाज इतना रेडिकुलस है कि ये फीमेल को ही ठहराता है कि फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड, और फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या करा दी जाती है। ठीक है, सो हम अभी इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं, जबकि कई अच्छे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ दोनों को इक्वल वेटेज है, दोनों लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं देश के विकास में। हमारे यहाँ अभी तो ऐसा नहीं। इंडिया में पता नहीं सर। इंडिया में शिक्षा का अभाव है या कुछ इग्नोरेंस है, जिसको कहते हैं अज्ञानता है। अब देखो जो फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है उसको साइंस का पता ही नहीं है लोगों को, तो क्या कर सकते हैं? फीमेल फीमेल मेल मेल। तो इससे क्या पता चलता है रिपोर्ट कि देयर आर 50% चांस ऑफ मेल चाइल्ड एंड 50% चांस ऑफ फीमेल चाइल्ड। देयर आर 50% chance of female child and 50% for male। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मेल का रेशो बड़ा है और फीमेल का कम है। क्यों ऐसा है? 50-50% चांस है बिकॉज ऑफ फीटिसाइड। वो क्या करते हैं कि सोनोग्राफी करा करके बच्चे को बिफोर प्रेगनेंसी दे डिटेक्ट द जेंडर, ठीक है, इन मदर्स वॉर्म, and if it is female then its fetus is sided। sided मतलब killed। siding का मतलब क्या होता है? तो इसलिए फीमेल फीटिसाइड, फीटस को साइडिंग करना,
फीटस को किल करना, पहले बनता है जाइगोट, फिर बनता है एम्ब्रियो, फिर बनता है फीटस, फिर बनता है बेबी, फिर उसके बाद उसका पार्ट्यूरेशन हो जाता है यानी डिलीवरी हो जाती है। समझ में आ गई बात? लेकिन यदि हम 2 महीने के अंदर, 2 महीने के बाद फीटस बन जाएगा, तो उस फीटस को साइड कर दें, किल कर दें, तो कहते हैं फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, और ये एक अपराध है और ये नॉन बेलेबल है, इस पे 6 साल की सजा भी होती है यदि पता चले, और डॉक्टर को भी सजा हो जाती है और उसका साथ में लाइसेंस भी जब्त हो जाता है। समझ में आ गई बात? सर फिर वो सर मतलब 2 महीने के बाद मतलब वो डेट का 2 महीने के बाद जेंडर का पता चलता है। अभी हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे कि जेंडर का कब पता चलता है। 2 महीने के बाद ही जेंडर का पता चलता है, और 2 से 3 महीने के बीच में क्या करते हैं उस चीज को 3 महीने के बाद पता चला। 2 महीने के बाद पता चल जाता है। ठीक है, तो दैट इज, उसको कहते हैं अबॉर्ट। I do not want a child, so I want to abort. If you without ultrasonography you are aborting the child, then it is it is not an offense. However, after detection of gender of the child you are aborting, then it is offense. मान लो आप नहीं रखना चाहते हो, you are going for family planning, then government promotes it, but you cannot kill a girl child. अगर पता चल गया है गर्ल चाइल्ड को नहीं मार सकते। So इसमें जैसे हमने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से होता है, जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है पता चल गया आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हैचिंग पीरियड होता है, मुर्गी लोग अंडे देती हैं तो उसमें वो कितना टेम्परेचर उसके ऊपर हैचिंग में रखती हैं, उसके आधार पर पता चल जाता है कि उनका हैन होगा कि कॉक होगा। तो इस तरीके से हैन या कॉक होगा, ये किस पर आधारित है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो एट सर्टेन टाइम इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी अर्थवॉर्म, उनमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से अगर 2 अर्थवॉर्म पास आते हैं तो वो चाहे तो मेल सेक्स ऑर्गन बना ले या फीमेल, तो ऐसे केस में कोई जेंडर की बात ही नहीं रह जाती, उनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन अर्थवॉर्म के पास। ठीक है, इस बारे में भी हम रिप्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे कि वो हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, नाउ इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज चलो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। Now, तो ब्लड ग्रुप ये आता है, नहीं भी है तो भी आता है, ये एवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हेरिडिटी का पार्ट है, हमें हेरिडिटी से मिलता है। ठीक है, वो आगे दिया है, वो मिक्स करके दिया है, फिर भी ये पूछा पूछ जाता है। So there are 3 alleles responsible for blood group. There are 3 alleles responsible for blood group. सर ए बी ओ ये ठीक कह रहा है, तो I A, I B और I O। सर यहाँ पे आइडिया है। आई का मतलब है उस जीन का नाम, आई ए आई बी आई ओ 3 होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कभी आपको मालूम है डोमिनेंसी जानते हो, डोमिनेंट जीन, और रिसेसिव जानते हो। हाँ सर। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि मटर के पौधे में अगर पर्पल फ्लावर हो सर और वाइट हो तो उनके बीच का कलर आ जाता है, ना पर्पल रहेगा ना वाइट रहेगा, बीच का, उसको कहते हैं कोडोमिनेंसी। फिर से देखो, अगर मान लो कि एक रेड रोज है और वाइट रोज है, अगर उन दोनों का आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए और पिंक रोज आ जाए तो बताओ रेड डोमिनेंट हुआ कि वाइट की? कोई भी नहीं हुआ। उस चीज को कहते हैं कोडोमिनेंस। अगर दोनों के फीचर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बताओ? कोडोमिनेंस।
तो अब देखो A इज डोमिनेंट ओवर रो, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? A इज सर ए बी सर A ना, ये बहुत लिखो I A किस पे डोमिनेंट है? IO डोमिनेंट ओवर IO। अच्छा IB सर IO पे डोमिनेंट क्या है वो भी डोमिनेंट है IO पर? और IA एंड IB क्या है? सर इक्वल होता है दीज आर को-डोमिनेंट। ये कैसे हैं? को-डोमिनेंट। इतनी बात समझ में आ गई? जरा फिर से देखें कि मान लें ये हमारे पास ये 3 ब्लड ग्रुप हैं, IA, IB और IO। IA, IB और IO, ठीक है। तो जैसे हमारे बाकी डीएनए है ना, तो डीएनए में इसकी भी कोडिंग है। डीएनए में किसी न किसी चौथे नंबर के क्रोमोसोम के 1014वें में कोई ये मिल जाएगा, इसका जीन मिल जाएगा, उसी के बेसिस पे ब्लड ग्रुप होगा। अब जरा देखो IA IB मिल करके क्या बनाएंगे बताओ? IA बनाएंगे, बोलो। तो इस ब्लड ग्रुप को क्या A ब्लड ग्रुप बोले? बोलो। यस सर अच्छा IA IB में क्या बोले? AB ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि को-डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? AB। और IA IO में क्या बोले? सर A बोला जाएगा। O रिसेसिव है। O देखो लिखा नहीं है जो डोमिनेंट, और O क्या है? रिसेसिव। रिसेसिव तो सिर्फ अपने ही आइडेंटिकल के समय में खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, A के समय में तो नहीं कर पाएगा ना। अच्छा मनीषा ये बताओ यहाँ क्या आएगा? तो क्या बनेगा? बोल, सही बता रही है। ये भी बताओ। फिर अच्छा रवीन ये बताओ। सर आई बी हाँ आई ओ फिर आई बी। ओके नाउ कुणाल। IO 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 ये पहले लिखा जाएगा, रिसेसिव बाद में लिखा जाता है। IO सर तो ये क्या A A IO नहीं IA IB ये है ही नहीं। IB सर IB हाँ IO फिर सर B IO क्या होगा? O IO ठीक है, नीचे लिख दिया कोई बात नहीं, हमने इसमें सब में नीचे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे लगा लो, ठीक है। ये उसकी टैग लाइन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर नीचे कर दिया तो मैंने सब जगह नीचे नीचे कर दिया। ऊपर भी लिख सकते हैं। हाँ अलग अलग लिखा जाता है, ये समझ में आ गया? तो कितने ब्लड ग्रुप हो गए? No देख लो, हमें तो A मिला, B मिला, AB मिला, रो मिला, आपको 9 कहाँ मिल गए? सर नेगेटिव बोलो। सर नेगेटिव ये सही कहा। इन्होंने क्या बोला कि देयर आर 81 ब्लड ग्रुप। सब ये जो इन्होंने बोला है, ये बोला है नोट्स के आधार पर। तो ये जो कहा है कि 81 कौन से हैं, इन्होंने कहा सर आपने A B और B कहा है, O कहा है, अब A पॉजिटिव A निगेटिव कहाँ गया, B पॉजिटिव B निगेटिव कहाँ गया, सर AB पॉजिटिव AB निगेटिव कहाँ गया और O पॉजिटिव O निगेटिव कहाँ गया? उस चार्ट का क्या जो आपने नोट्स में दिए थे? बहुत बड़ी बात बोली। तो हम उस चीज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अरे बात क्या नहीं, जस्टिफाइड है कि नहीं? ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि हमारा तो वो पॉजिटिव है? सर आपने ये तो नहीं बताया कि उसमें एंटीजेंस होते हैं और वो कौन कौन से लगे होते हैं, उनका क्या तात्पर्य है, और ये सारी चीजें ये पूछ रहे हैं। सर मैं इतनी चीज तो जानता है। अच्छा देयर आर A B AB ठीक है एंड O ब्लड ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स समझ में आ गए। हाउएवर इट आल्सो कंटेन्स RH फैक्टर। इसके आगे क्या फैक्टर है? तो RH पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकता है और RH निगेटिव फैक्टर। तो हमारा ब्लड ग्रुप में कुछ एक ऐसे एंटीजन है जो गोरिल्ला से मिलते जुलते हैं क्योंकि हम ऐसा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर वो मिल गया वो एंटीजन गोरिल्ला से, तो उसको कहेंगे, क्योंकि हम में से कुछ ह्यूमन ने
गोरिल्ला के साथ मीटिंग कर ली थी। तो उसके आधार पर क्या हुआ, उन्हीं से हम लोगों में एड्स भी आया है और उन्हीं से RH फैक्टर भी हमारे अंदर आए जो एंटीजेंस आए हैं। तो एक है कि ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए निगेटिव, तो उसको कहेंगे RH फैक्टर। RH फैक्टर के कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। 4 तो ये ब्लड ग्रुप हो गए ना। अब इसके आगे, इनके आगे और क्या होगा, सिर्फ ए ना बोल देना कहीं पर, ए पॉजिटिव भी बोलना पड़ेगा और ए, लेकिन वो जो चीजें हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे कि वास्तव में ये प्लस और माइनस क्या है, ठीक है। तो अभी आप ये देख लो, देयर आर हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव। देखो देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स विद, उसे रिसर्च फैक्टर कहते हैं, दैट इज रिसर्च फैक्टर। वो अगले क्लास में हम लोग जान जाएंगे। विद RH फैक्टर इसी में बता देना। है, अरे अगली 11th क्लास में वो होता है। अच्छा 11th नहीं, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ये तो पूरा कराना पड़ेगा ना, तो नोट्स में ही तो आप मैथ स्टार्ट नहीं होगा। अब मैथ स्टार्ट होगा। प्लान ये है कि मतलब अगर ये कल हम पढ़ाएंगे और प्लान ए ये है और प्लान बी ये है कि अगर सीजन ना आए तो फिर दूसरा प्लान चलेगा बी। तो प्लान और बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि अरे भाई